जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमान। स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है कि क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है अनसॉल्व पेपर 2024 का सेट नंबर 1 जिसका कोड है FZ, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और सभी लोग जो है इसका सोल्यूशन अगर देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और कोशिश ये करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और जिनका सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम लोग आगे पता को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखा क्या लिखा कि इस प्रश्न के पटने खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, बाकी इसमें कोई MCQ लिखा हुआ है। ठीक है, MCQ करना आपको यहाँ पे। देखिए 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला हुआ था, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो कहा गया कि यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन ये मोलरता का सवाल है और मोलरता का फार्मूला क्या होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्लास 12 पहुंच चुके हैं तो देखिए मोलरता का फार्मूला क्या होता है। मोलरता बराबर होता क्या है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल और बटे क्या होता है, विलियन का आयतन। ठीक है, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। और ये जो आयतन होगा किस में होगा, लीटर में होगा। सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पहले निकालना है विलेय के मोल क्या होंगे। हमको पहले ये पता करना होगा भैया विलेय क्या होगा। विलेय क्या होगा, जिसको घोल रहा होता है, घोल किसको घोला जा रहा है, NaOH घोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो विलेय होगा वो कौन होगा, सर NaOH हो जाएगा। तो NaOH को अगर हम निकालें, देखो NaOH की जो मात्रा है या फिर हम निकालें कि NaOH के जो मोल होंगे वो क्या होंगे। तो मोल निकालने का जो तरीका होता है क्या, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। तो ऊपर क्या रखोगे, द्रव्यमान कितना है, 5 है। अगर इसका निकालें मोलर द्रव्यमान तो क्या होगा, देखो सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो 23, 16, 39, 39 और 1 40। तो यहाँ से जो इसका जो है मोल के लिए कितना जाएंगे, 5/40 हो जाएंगे। चलो यहाँ पर उठा करके 5/40। और उसके बाद देखिए जो विलियन का आयतन है, विलियन का आयतन कितना 450 ml दिया गया है, 450 ml दिया गया है। और इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 5/40 पहले से लिखा हुआ, 1000 पहुँच गया ऊपर और नीचे कितना हो गया, 450 हो गया। 1 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से ये खत्म कर लेंगे। फिर 5 एकम 5, 5 9 कितना हो गया, 5 9 हो गया 45। फिर करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 18। कितना हो गया, 5/18। जब उसको हम भाग लगाएंगे 18 से 5 को तो देखो कितना आंसर आता है। 5 को जब भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.0 लाएंगे तो 18 36, 18 के 54, 2 बार जाएगा और 36 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 और यहाँ हो गया 40। ठीक है, अब 18 का पढ़ा पड़ते हैं, यानी कि 18 कितना हो गया, 18 28 40 यानी कि 18 से 126 होता है। 0.27 देखो किसमें आंसर आ रहा है, जिसमें आएगा 0.278। देखो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन लिखा है कि संकुल K3CO C2O4 होता है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या जब भी बोलता है निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ लिखा है K3CO C2O4 का होल थ्राइस और ये लिखा हुआ है। तो जो पोटेशियम इसके होता है, इसकी कितनी होती है, 1 होती है। फिर 3 प्लस करेंगे, कोबाल्ट के निकालें, इसको मान लो x, और जो ऑक्सीलेट लिखा है इसका होता है माइनस में 2 और फिर लिखोगे ×3 और बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। अब 0 क्यों करेंगे, क्योंकि देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर प्लस में हो गया x माइनस में 6 बराबर 0। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 3 आ गई। यानी कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या होगा। ऐसा संक्रमण तो जिसमें जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। भाई साहब देखो इसमें जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, वो कौन सा होता है, स्कैंडियम हो जाएगा। यहाँ पे टिक कर लेना। ठीक, ऑप्शन नंबर फिर आते हैं और यौगिक जिसमें क्षार की प्रबलता सबसे ज़्यादा है। देखो ये क्वेश्चन जो करने के लिए क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ लिखा है CH3, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, CH3 होल ट्वाइस और ये लिखा हुआ है NH। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाएं तो देखो NH लिखा है और NH से देखो कितने लगे हैं, मेथिल 2 लगे हुए। तो एक मेथिल ये लग गया और एक मेथिल ये लग गया। उसके बाद देखो अगर सेकंड नंबर हम देखते हैं तो CH3NH2 लिखा हुआ, तो उसको यहाँ पे लिख दो CH3NH2। फिर थर्ड नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर में लिखा हुआ CH3 होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस और ये N। मतलब कि इस नाइट्रोजन से 3 CH3 लगे हुए हैं। तो 3 CH3 जोड़ने का मतलब क्या होता है कि इसको हम ऐसे थोड़ा सा दिखाएंगे, CH3 एक ऊपर लगा और एक यहाँ लगा और फिर एक यहाँ लगा। ठीक, ये हो गया 3। और फिर देखो चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ, चौथे नंबर में कुछ भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ अमोनिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अमोनिया। तो इसमें बताना है भाई कौन सा सबसे ज़्यादा क्षारकीय गुण प्रदर्शित करेगा। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो तुम्हें ये देखना है कि नाइट्रोजन से कौन से यौगिक में जो है नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन ज़्यादा है। क्या लिखना है, किस नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन की संख्या ज़्यादा है, जिसमें कार्बन ज़्यादा लगे होंगे वह सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्षारी होगा। अब देखो यहाँ पर तो 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 लगा हुआ, यहाँ पर कितने लगे हैं, 3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, सुक्रोज सेलुलोज। देखिए सेलुलोज जो है डाइसैकेराइड नहीं होता, ये सही का आंसर हो जाएगा। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पहचान टॉलरेंट अभिकर्मक से होती है? किस यौगिक की पहचान टॉलरेंट अभिकर्मक से होती है? भाई जब किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया, हमको एल्डिहाइड को पहचानना है, अगर एल्डिहाइड की पहचानना हो तो हम लोग क्या टॉलरेंट अभिकर्मक करवाते हैं, और जब करवाते हैं रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा सबसे सही होगा? एल्डिहाइड से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा हम यहाँ साइड में करते हैं और फिर समझते हैं। चलो देखो, लिखा हुआ कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, तो एथिलीन ग्लाइकोल कौन सा होता है? C2H6O2, C2H6O2, उसकी मात्रा कितनी है? 30 ग्राम है। और फिर कहा गया कि जो जल है यानी कि H2O है वो कितना है? वो दिया गया हमारे पास 450 ग्राम। करेक्ट, तो निम्नलिखित गणना कीजिए। पहला क्या? विलयन में हिमांक में अवधमन, यानी कि देखो इसे बोलते हैं डेल्टा TF, डेल्टा TF, और क्या विलयन का हिमांक ये हो गया TF। हमें दो चीज़ें निकालनी, तो डेल्टा TF का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? KF इंटू मोललता होती है। ठीक है, KF इंटू मोललता होती है। लेकिन देखो हमें यहाँ पर KF का मान तो दिया नहीं गया। देखो यहाँ पर जल की बात हो रही है, जब जल की बात होती है यहाँ पर जो KF होगा अपने आप से लिखना, इसको 1.83 होता है। कितना होता है? इसको याद कर लें। ठीक है, 1.83। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, देखो डेल्टा TF बराबर KF कितना है? 1.83 हो गया। और मोललता की बात करता हूँ, तो मोललता निकालते कैसे हैं? इसको थोड़ा सा साइड में निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे देखो मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, मोललता कैसे निकालेंगे? तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और नीचे क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा निकालते हैं हम यहाँ से। अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। अरे छोड़ो, चलो निकालते। तो विलेय के मूल, देखो विलेय को C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल है, और इसका जो द्रव्यमान दिया गया वो कितना है? वो होगा 30 ग्राम दिया गया है। देखो ये तो मोल निकाला है ना, मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो इसका एथिलीन ग्लाइकोल का जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा? देखो कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो एक कार्बन पे 12 होता है, 2 पे कितना हो जाएगा? 24, फिर प्लस 6, और फिर कितना होगा? 16 32, यानी कितना हो गया? ये 62 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखोगे बटे में 62। और फिर देखो इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? विलायक का 450 ग्राम है, और 1000 क्या करोगे? भाग कर दोगे, क्योंकि हमको बनाना है किलोग्राम में, वहाँ किसमें दिया हुआ? ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको आगे हम अगर सॉल्व करते होता है 30, और नीचे हो यहाँ पे हो गया 62, 1000 पहुँच जाएगा ऊपर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 450। एक जो क्या हो गया? खत्म हो गया। 15 दूना 30 हो गया, 15 3 45, फिर अगर काटे 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 कम 2, मतलब कि ये आ गया अपने पास, हमारे पास 100/93। कितना आ गया? तो जो मोललता है वो कितना है कि 100/93। अब यहाँ पर 200/93, तो 100 और नीचे हो गया 93, दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 क्या हो गया? कट गया, और इसका ये क्या है? 2 गुना हो जाएगा। तो जो डेल्टा TF वो कितना हो गया हमारे पास? 2 केल्विन। ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये था। ठीक, उसके बाद फिर देखो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड बोला गया है। सेकंड नंबर में उसने बोला है कि विलयन का हिमांक निकालो। देखो डेल्टा TF बराबर एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है? TF माइनस में TF0। ठीक, नहीं TF, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है TF0 माइनस में TF। अब वो TF0 क्या है और TF क्या है समझते हैं इसको। ये क्या है? देखिए जो TF लिखा है ये होता है विलयन का हिमांक। ये क्या होता है? विलयन का हिमांक होता है। और ये जो TF0 लिखा ये होता है किसका? शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक होता है। तो डेल्टा TF कितना है हमारे पास? 2 आया है। शुद्ध विलायक, यहाँ पर शुद्ध विलायक कौन है? ये है यहाँ पे जल है। तो जल का जो हिमांक यानी कि हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है? तो सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर सेल्सियस नहीं रखना, हमको केल्विन में रखना है। तो जो 0 डिग्री इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग केल्विन में, 2273, फिर माइनस हो गया TF। अगर हम यहाँ से TF का मान निकालते हैं वो आता है कितना? 271 केल्विन। इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास TF यानी कि विलयन का जो हिमांक है वो कितना हो जाएगा? 271 केल्विन हो जाएगा। अब देखो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं हम लोग आगे। निम्न पदों को परिभाषित करिए। देखो एक तरफ लिखा है मोलेंस और एक तरफ लिखा है मोललता। मोललता का भी लोग पीछे ही सवाल लगा क्या रहे हैं, तो खैर यहाँ पर हमको लिखनी है परिभाषा लिखनी है इसकी। ठीक है, परिभाषित करना है। चलो देखो, उससे पहले परिभाषा लिखने से पहले क्या करते हैं, इसको हम साइड करते हैं। यहाँ पे इसको करना है किनारे, और हम लोग परिभाषा लिखते हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? मोललता, नहीं मोलेंस लिखा हुआ है। तो मोलेंस देखो होता क्या है, मोल अंश बोले या फिर मोल प्रभाज बोला जाए, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो मोलेंस की परिभाषा का लिखने तो देखो पहले एक समझते हैं फार्मूला, और फिर फार्मूला के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सवाल को परिभाषा को बता देंगे। ठीक है, तो इसकी जो होता है फार्मूला होता है विलेय के मूल
विलेय के मोल अथवा या फिर बोलेंगे विलेय के मोल या विलायक के मोल, विलायक के मोल। और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल लिखेंगे यहाँ पे, विलयन के कुल मोल। ठीक है, अब देखो इसी से बना देंगे परिभाषा। परिभाषा क्या लिखेंगे कि विलेय के मोल या फिर विलायक के मोल। ऊपर क्या लिखा हुआ है, विलेय के मोल या विलायक के मोल, और नीचे लिखा है विलयन के कुल मोल। तो यही इसकी परिभाषा होती है कि विलेय के मोल या फिर विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोलस कहते हैं। बस इसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो वरना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखते हैं यहाँ पे विलेय के मोल या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते। ये चीज़ है। ठीक है, कि विलय के मोल या फिर विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक, अब देखो उसके हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोलरता क्या होती है। तो मोलरता बोला गया, तो मोलरता को देखते हैं क्या है। चलो देखो, मोलरता की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, इसको हम समझेंगे एक फार्मूला की सहायता से। मोलरता बराबर ही होता है विलेय के मोल, ऊपर होगा विलेय के मोल और नीचे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें होगा, किलोग्राम में। तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या जितनी होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला। अब तो देखते क्या है लिखा है, अब देखते हैं हम लोग लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, वो आ गया। लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, लेंथेनाइड आकुंचन लिखा हुआ है कि लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तब तक परमाणु या आयन का आकार घटता रहता है। तब तक परमाणु या आयन का आकार क्या होता है, घटता रहता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको पहले समझते हैं। देखो लिखा हुआ है कि लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ, यानी कि जैसे कि मैं सीरीज की बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ, एक तरफ यहाँ पे तत्व होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, ऐसे करते हुए आगे जाएंगे। लेकिन देखो इनका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। और वही लिखा हुआ है कि वृद्धि के साथ साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, मतलब कि जब तक के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f उपकोष में प्रवेश करेंगे तब तक परमाणु या आयन का आकार घटता रहता है। मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश वो किसमें होगा, 4f उपकोष में होगा। किसमें होगा, 4f उपकोष। देखिए 4f उपकोष मतलब क्या होता है, उपकोष होते हैं 4, S, P, D और फिर F। तो बात कर रहा है किसकी, F उपकोष की बात कर रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इस वाले उपकोष में होता रहेगा तब तक उसका जो आकार क्या होगा, जो परमाणु आकार होगा क्या होगा, वो होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, और इस आकार के घटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, अब उसका प्रभाव क्या है, लेंथेनाइड के गुणों में बहुत अधिक समानता होती है। दिख नहीं रहा क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, चलो ठीक है मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ उसको।
थोड़ा सा हम करते हैं बढ़ा, तो अब देखो, अब तो दिख रहा होगा, और ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो, तो लेंथेनाइट के गुणों में क्या होती है, बहुत अधिक समानता होती है। बहुत अधिक समानता मतलब क्या होती है, जो लेंथेनाइट के जो तत्व होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे समान होते हैं। इनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेंथेनाइट तत्वों का असमान व्यवहार। देखिए लेंथेनाइट जो पीछे के जो तत्व होते हैं उनके जो तत्वों का जो व्यवहार वो कैसा हो, एक जैसा नहीं होता, मतलब उनका असमान नहीं होता, समान नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो अब देखो यहाँ तक जो है वीडियोस मैंने बना दिए हैं। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगा, और कल इसका एक नया वीडियो दूसरा आएगा। इसके आगे जो भी कहानी होगी वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले रखते हैं वीडियो को, और अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।